बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने टैक्स की टाइप्स एफटीआर, एनटीआर, फिर रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। तो इसमें लिखा हुआ है टैक्सेशन प्रिंसिपल्स। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये चंद पॉइंट हैं, लेकिन बहुत अहम है और आपको आगे सवालों में बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें लिखा है टैक्स इज़ इम्पोज्ड ऑन एक्चुअल रिसीट्स बेसिस नॉट ऑन अर्निंग बेसिस। ये बहुत अहम चीज़ है, समझ लें कि जो टैक्स लगता है वो एक टैक्स ईयर में, जो कि अभी ये भी याद रखें कि फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर सेम है, दोनों यकम जुलाई से स्टार्ट होते हैं और अगले साल के 30 जून में जाकर ये क्लोज़ हो जाता है। दोनों फाइनेंशियल ईयर भी सेम है, टैक्स ईयर भी सेम। इस पीरियड के अंदर जो जो पर्सन इनकम कमाएंगे, इनकम रिसीव करेंगे, यानी इसमें रिसीव करने की बात है। इनकम चाहे आपकी पिछले साल की हो, लेकिन अगर अगले साल में रिसीव हो रही है तो अगले साल में उस पर टैक्स लगेगा। इसी वजह से ये बात लिखी हुई है कि अगर इनकम जो है ये, जैसे ये पिछला साल है, लास्ट टैक्स ईयर है और ये करंट टैक्स ईयर है, तो अगर कोई इनकम जो है वो इस साल में है, इस साल की, लेकिन वसूल इस साल में हुई है तो इसका टैक्स इस साल में लगेगा। और अगर कोई इनकम कमा ली है इस साल में लेकिन मिली अगले साल में है तो इस साल में टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये आप देखिएगा क्वेश्चन में ये चीज़ आएगी, लिखा होगा जी इनकम रिसीव्ड इन जुलाई नेक्स्ट, यानी अगले साल की, यानी आप कर रहे हैं 30 जून 2022 तक, तो इनकम है जुलाई 22 की, तो वो अगले टैक्स ईयर में उस पर टैक्स लगेगा, करंट टैक्स ईयर में नहीं लगेगा। ठीक है, ये समझ लें पॉइंट। इसके बाद है अमाउंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू कैरी ऑन ऑफिशियल ड्यूटीज़। अच्छा, आपको बिजनेस के अंदर जो चीज़ भी ऑफिशियल यूज़ के लिए मिले, ऑफिशियल पर्पस के लिए हो, कुछ भी हो, कैश हो, फैसिलिटी हो, लेकिन ये लफ्ज़ अगर आ गया ऑफिशियल, वो समझ लें एग्जेम्प्ट है या नो ट्रीटमेंट। एग्जेम्प्ट यानी उसको समझ लें कि उसको कुछ नहीं करना, या उसको लिख दें नो ट्रीटमेंट, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, अमाउंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल यूज़ विल बी टैक्स्ड टू द एक्सटेंट ऑफ पर्सनल यूज़। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई फैसिलिटी आपको दी जाए, दोनों, यानी ऑफिशियल के लिए भी और पर्सनल यूज़ के लिए भी, जिसकी मिसाल है गाड़ी है। अभी आप आगे बढ़ेंगे कि एक कार दे दी है दफ्तर ने, एम्प्लॉयर ने, ठीक है, उसने ये कहा है कि आप ये गाड़ी दफ्तर के काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये गाड़ी आप जो है ना अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी, यानी पर्सनल ऑफिशियल। तो कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो दो मकसद के लिए दी जाए, तो जो ऑफिशियल वाली होगी उतने हिस्से की एग्जेम्प्ट है, ये वही नो ट्रीटमेंट, और जितने हिस्सा जो है प्रोपोर्शन वो यूज़ करेगा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, वो टैक्सेबल होगी। जैसे मिसाल देता हूँ कि गाड़ी दी है तो इसका रेट है कि भाई अगर तो ऑफिशियल के लिए ऑफिशियल यूज़ के लिए दी गई है तो कुछ भी नहीं करना, नो ट्रीटमेंट। लेकिन अगर वो ऑफिशियल और पर्सनल दी गई है तो उसका है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल, यानी अगर ज़ाती इस्तेमाल के लिए दिए जाए, तीसरा यूज़ भी समझ लें पर्सनल, ये पर्सनल हो गया, ये ऑफिशियल हो गया, और एक है दोनों पर्सनल प्लस ऑफिशियल। तो पर्सनल में है रेट 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो है वो उसकी इनकम में ऐड कर देते हैं।
अगर ये ऑफिशियल हो तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर इसके लिए है तो फिर देखें आधा आधा कर देते हैं, यानी दो है ना चीज़ें, पर्सनल भी है ऑफिशियल भी है, तो इसमें 5% पे टैक्स लगेगा, 5% वही ऑफिशियल है तो नो ट्रीटमेंट। तो हम क्या करते हैं, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज़ एडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ पर्सन। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी कि जो दोनों मकासद के लिए दी जाए तो ऑफिशियल का जितना हिस्सा होगा वो शेयर वो छोड़ देंगे, और जो पर्सनल वाला है उस पर टैक्स लगेगा। अगली चीज़ कि याद रखें कि टैक्स जो है वो इनकम पे लगता है, ये लिखा भी हुआ है हमने इसमें कि टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन इनकम, यानी इनकम पे टैक्स लगता है। ठीक है, एक्सपेंस पे नहीं होता कुछ भी। ठीक है, इसी तरह कोई आपने रिसीट कर ली, ठीक है, जो भी हम देखेंगे आगे जाके, जैसे लोन है वो आपकी इनकम तो नहीं है, ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो भी बताएंगे, कुछ शरायत हैं। इसी तरह एक्सपेंस जो है इस पे तो यानी ये तो है ही खर्चा, इस पर क्या टैक्स लगेगा, तो इसकी तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होती एक्सपेंस, इस पर तो बल्कि आपको बेनिफिट मिलता है। इनकम पे टैक्स लगता है और एक्सपेंस पे रिलीफ मिलता है। ये पॉइंट है जो आपको समझने का है कि टैक्स ऑन इनकम, रिलीफ ऑन एक्सपेंस, वो बाद में हम देखेंगे कि कितना रिलीफ मिलता है, मिलता भी है या नहीं। एवरेज रिलीफ डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम विल बी क्लेम्ड ऑन एक्सपेंडिचर, यानी इनकम पे टैक्स देंगे और जो खर्चे होंगे उन पे आप रिलीफ मांगेंगे। देखें जी कि मेरा तो इतना खर्चा है, यानी इनकम टैक्स अथॉरिटी अभी तो जो चल रहा है टैक्स का सिस्टम, उसमें ग्रॉस पे टैक्स लगता है, ग्रॉस इनकम पे। गवर्नमेंट क्या करती है, कोई नहीं देखती कि आपके बिजली के अखराजात कितने हैं, घर के कितने हैं, ग्रॉसरी के कितने हैं, बच्चों की फ़ीसों के कितने हैं, वो सिंपल जो आप कमा रहे हैं उस पर टैक्स लगता है विदाउट एनी डिडक्शन। ठीक है, इवन ये कि जो गवर्नमेंट की अपनी डिडक्शंस हैं, जैसे जीपी फंड है या कोई और है, उस पे भी जो है वो रायत नहीं देती, यानी ग्रॉस पे टैक्स करता है। ठीक है, आपको इल्म होगा, अगर कोई आप में से जो लेक्चर सुन रहे हैं जॉब करते हों, तो वो क्या होता है कि पहले ग्रॉस पे होती है, ठीक है, इसमें सारा कुछ है, बेसिक पे, एडहाक, कन्वेंस अलाउंस जो है, मेडिकल अलाउंस वगैरह वगैरह, और इस पे टैक्स लगता है। इसके बाद डिडक्शन स्टार्ट होती है, यानी इस पे टैक्स लग जाता है ग्रॉस पे। तो आपने क्या करना है कि खर्चे जो होंगे आपके उसके ऊपर रिलीफ मांगना है। अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है तो रिलीफ मिल जाएगा, वरना नहीं। आ गया लोन्स विल नॉट बी टैक्स्ड, ये अभी मैंने बताया है कि इनकम पे टैक्स लगता है। कोई रिसीट आप करेंगे, कोई रिसीट आपकी होगी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन शर्त क्या है, लोन विल नॉट बी टैक्स, लोन आपकी इनकम नहीं है, ये तो लायबिलिटी है कि आप कर्जे में जा रहे हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इफ़ रिसीव्ड थ्रू बैंकिंग चैनल, तो इसका कोई सबूत होना चाहिए। देखें, इनकम भी आपकी रिसीट है और आपने लोन लिया है वो भी रिसीट है, तो उन दोनों में क्या फ़र्क होगा, कोई निशानी तो होनी चाहिए ना कि भाई ये मैंने लोन लिया था। तो अगर उस लोन का कोई सबूत है, सबूत क्या होगा कि वो आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करे, ठीक है, बैंक के थ्रू आपको पैसे भेजे, तो उसको वो कहते हैं कि जी इसके ऊपर आपको रिलीफ मिल जाएगा, यानी कोई टैक्स नहीं कटेगा। अगर आगे सवाल में भी लिखा होगा कई जगह कि नो प्रूफ, तो अगर प्रूफ नहीं होगा तो फिर लोन को भी उसकी इनकम ही समझा जाएगा। आगे लोन ग्रांटेड बाय कंपनी एम्प्लॉयर, लोन दो किस्म के हैं, लोन की दो कैटेगरी हैं। एक लोन वो है जो इदारा आपको देगा, और एक लोन वो है जो आप अपने दोस्तों से या फ्रेंड्स से लेंगे। लोन बाय फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और एक है एम्प्लॉयर। ये जो लोन लेंगे आप, जितना भी लेंगे, अगर थ्रू बैंकिंग चैनल है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, ठीक है, थ्रू क्रॉस चेक होगा तो नो ट्रीटमेंट।
अगर नहीं है थ्रू क्रॉस चेक तो फुली टैक्सेबल, उसकी इनकम में जमा कर देंगे। एम्प्लॉयर से लेंगे तो इसमें फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लोन है किन शराइत पे दिया गया। इधर नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे एम्प्लॉयर में कि इंटरेस्ट फ्री है, इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट से ज़्यादा है या मार्केट से कम। अगर मार्केट से ज़्यादा है तो फिर तो कुछ नहीं करना, फिर तो आप लेंगे ही नहीं। आप कहेंगे कि जी मुझे क्या लेने की ज़रूरत है, मैं मार्केट से ले लेता हूँ, वहाँ से सस्ता मिलता है। तो अगर मार्केट से कम होगा, जितना कम होगा उस पर टैक्स लगेगा। जितना यानी बेनिफिट आपको इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिलेगा उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। मसलन 1 लाख रुपए लोन लिया है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो 10 लाख की लिमिट है, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ। आप मार्केट में रेट चल रहा है 10%, एम्प्लॉयर आपको देता है 8%, ठीक है। तो 10% लें तो ये बनता है ये 10,000 रुपये। इधर से लें, इदारा आपको दे रहा है तो 8,000 रुपये सालाना काट रहा, तो यहाँ पे आपको 2,000 का फ़ायदा है। तो ये जो है ना, ये आपकी इनकम में ये जो बेनिफिट हुआ है ये ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर इदारा आपको दे रहा है 11% पे, मार्केट से मिल रहा है आपको 10% पे, तो यहाँ आपको नुकसान है, तो आप तो लेंगे नहीं। पहली बात तो ये, अगर ले भी लिया है तो देखें आप तो मार्केट से ज़्यादा पे कर रहे हैं, आपको तो फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसलिए इस सूरत में कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, एक और यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल समझा दूँ, आगे सवालों में आएगी, जो आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है जो इदारा आपको मार्केट रेट से कम देगा। ये तो लोन था ना, सपोज एक कंप्यूटर है, फालतू पड़ा था, उन्होंने सेल करना था, तो इस कंप्यूटर की प्राइस थी 15,000, इदारे ने आपको दे दिया ये 10,000 में, मार्केट वैल्यू 15,000 और आपको मिल गया 10,000 में। अब आपको कितना फ़ायदा हुआ? 5,000। ये भी 5,000 रुपये आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल आएंगे। कोई भी चीज़ जो है जो जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो और आपको इदारा जो है वो यानी जहाँ पे फ़ायदा हो रहा, फ़ायदे की सूरत में, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा फिर नहीं। यानी अगर मार्केट वैल्यू 15 की है, इदारा कहता है नहीं जी मैं तो 16 की बेचूँगा, तो यहाँ तो आपको नुकसान है, इस सूरत में कुछ नहीं करेंगे। जहाँ भी फ़ायदा होगा उस सूरत में जितने का फ़ायदा होगा वो आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा, ठीक है। लोन के अलावा कंप्यूटर है या कुछ और है, कोई गाड़ी है, गाड़ी आपको सस्ती बेच दी, ऐसा हो सकता है, यानी प्रैक्टिकली भी होता है कि वो कहते हैं चलो ये अपना एम्प्लॉई है, इसको ये बेनिफिट दे दें, ठीक है। इसी तरह एक चीज़ ये लिखी हुई है, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर हैविंग नो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन विल बी होली एग्जेम्प्ट, यानी ऐसी फैसिलिटी जिससे एम्प्लॉयर के ऊपर कोई बर्डन ना आए वो भी एग्जेम्प्ट होगी। एक मिसाल देता हूँ कि एक स्कूल है, स्कूल क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज़ के बच्चों को राय देता है कि जी 1 बच्चा फ्री या 2 बच्चे फ्री स्कूल, ठीक है। अब इसमें बैठते हैं 30 बच्चे, ठीक है। अब 2 बच्चों को अगर वो अलाउ कर देते हैं अपने जो एम्प्लॉई के बच्चे हैं उनको कि जी 2 बच्चे फ्री हैं सपोज, तो ये यहाँ पे 30 बच्चे हैं तो 32 बैठ जाएंगे। तो इनको जो स्कूल का जो मालिक है, ओनर है, इसको इन 2 बच्चों के लिए ना तो स्पेशल कोई क्लास लगवानी पड़ी, ना कोई जगह का इंतज़ाम करना पड़ा, ना कोई ज़्यादा टीचर्स हायर करने पड़े, उन्होंने उसी फैसिलिटी में उसको एडजस्ट कर लिया, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, तो इसमें कोई टैक्स नहीं है। इसी तरह होटल के जो हैं उसमें भी ये होगा कि अगर तो एम्प्लॉई को राय दे दी कि भी वो दोपहर में होटल वाले कि जी अपने एम्प्लॉई को एक बेनिफिट दे देते हैं कि खाना खा सकते हैं कम रेट पे, वो भी एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर वो उनकी फैमिली को, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कोई कूपन दे देते हैं, कोई रायत दे देते हैं कि जी तो आप अपनी फैमिली को, वो टैक्सेबल है। क्योंकि देखें वो तो एम्प्लॉई की हद तक तो ठीक है,
वो बेनिफिट है। लेकिन देखें वो जो कूपन दिए हैं वो अगर मार्केट में बेचते तो उनको फ़ायदा होता, तो एम्प्लॉय को भी ये रायत मिल रही है, तो वो नहीं होगा। फैमिली को अगर देंगे तो नहीं होगा, सिर्फ एम्प्लॉय की हद तक जो है जो करेंगे वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। इसके बाद है जी ये आपके 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं। टैक्सेबल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम में से इनकम रिड्यूसर माइनस कर दें तो वो टैक्सेबल निकल आते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक है इनकम रिड्यूसर और एक है टैक्स रिड्यूसर। इनकम रिड्यूसर जो है ये इनकम को कम करते हैं, नाम से पता चल रहा है, ये टर्म मैंने अपने तौर पर भी बनाई है। इनकम रिड्यूसर जो है जो इनकम को कम करते हैं स्टूडेंट को समझाने के लिए, ताकि उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इनकम रिड्यूसर यानी जो चीज़ इनकम को कम करेगी वो इनकम रिड्यूसर, और जो टैक्स को रिड्यूस करेगी वो टैक्स रिड्यूसर। तो इनकम को कम करने वाले नासर क्या होते हैं ये अभी पढ़ेंगे। इसमें एक बड़ी कॉमन है ज़कात। आप क्या करते हैं, लिखते हैं टोटल इनकम प्लस ज़कात, और ये आ जाता है टैक्सेबल इनकम। और भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और टैक्स रिड्यूसर जो है कि जो आपके टैक्स को कम कर देते हैं। आपका जो टैक्स बनेगा टोटल टैक्स माइनस, जैसे रिबेट है टीचर्स को 25% रिसर्च रिबेट है, तो ये बन जाएगा नेट टैक्स पेएबल। जो चीज़ इनकम को कम करे इनकम रिड्यूसर, जो टैक्स को रिड्यूस करे वो टैक्स रिड्यूसर। इन दोनों में टैक्स रिड्यूसर ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इनकम कम होने से इतना इफेक्ट नहीं आता जितना, क्योंकि टैक्स जो है वो टैक्स रिड्यूसर वो डायरेक्टली आपके टैक्स को माइनस कर रहे होते हैं। इनकम रिड्यूसर सिर्फ इनकम को माइनस करते हैं, फिर इसके बाद टैक्स लगाया जाता है, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा आता है, इनकम रिड्यूसर का इफेक्ट कम आता है। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स है जो कि हर सवालों में आपको देखने पड़ेंगे। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं तो इंशाल्लाह आगे सवालों में आपको प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, यानी आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे ये मिनिमम टाइम स्केल दिया हुआ है इसको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।